लोग ठीक हैं? इतिहास कक्षा 7वीं का पाठ 8वां हम लोग पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुगल शासन। किस तरीके से प्रारंभिक में मुगल शासक थे? बाबर, हुमायूं, अकबर। 1556 से लेके 1556 के बीच का। दिल्ली सल्तनत की शक्ति सनय सनय क्षीण हो रही थी। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और दिल्ली सल्तनत की शक्ति धीरे धीरे, सनय सनय मतलब बहुत धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते खत्म होने के कगार पे थी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो रही थी। देश में यूनिटी भी कम हो रही थी, खत्म हो रही थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इसमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उसका नेतृत्व कर सकता। राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भारत में एकता की कमी थी, इसलिए बाबर को आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत पे कौन आक्रमण करने का अवसर पाया? बाबर को आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब देखिए, बाबर जब था 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया। कब से कब तक? 1526 से 1530 तक। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंशज थे। पिता जो थे उसके तैमूर के वंशज थे और माँ चंगेज खां के वंशज थे। बाबर के पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्जा था। मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान देश के में स्थित एक छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। एक छोटी सी जगह, उसका नाम फरगना था, वहाँ का वो शासक था। कौन शासक था? बाबर के पिताजी। बाबर के पिताजी का नाम क्या था? क्या नाम था? हाँ, उमर शेख मिर्जा। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु, फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, अगला प्रश्न। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उसके पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो वो फरगना का शासक बना। कौन फरगना का शासक बना फिर? बाबर। उसी समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष की थी। जब वो शासन करने गद्दी पे बैठा तो उसकी एज मात्र 11 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 11। हम सबसे भी कम उम्र में था वो शासक बन गया। उसके पिताजी का देहावसान हो गया था इसलिए। मुगल कौन थे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। मुगल क्या होता है शब्द? मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तैमूर और मंगोल आक्रमण करते थे ना। खिलजी उलजी ने, तुगलक ने नई नई सेनाएं बनाई थी, अलग से डिपार्टमेंट बलबन ने बनाया था, तो वो सारे लोग के वंशज थे। उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी जब वह गद्दी पे बैठा। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाई 11 साल का जब नन्हा मुन्ना बच्चा बैठ जाएगा तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा उसे। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। वह अपने पुराने राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहाँ से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। सबसे पहले उसने भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र से आना प्रारंभ किया और वो उत्तर पश्चिम में जो काबुल और ये सिंध बलूचिस्तान प्रांत इधर था अपना, पाकिस्तान का सारा हिस्सा आजकल हो गया है वो, लेकिन पहले भारत का ही था। तो बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी उस समय शासन कर रहा था भारत में। कौन शासन कर रहा था? इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। इब्राहिम लोदी के जो विरोधी थे वो चाह रहे थे कि बाबर आके आक्रमण कर दे, इब्राहिम लोदी को हरा दे और हम अपना शासन स्थापित कर दे। लेकिन जो हराएगा तो वो शासन स्थापित करने देगा। वो तो भगवान राम तो है नहीं सब कि मार देंगे और भाई को राजपाट दे के चले आएंगे। ये सब तो अपने से खाने पीने वाले लोग हैं। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। उसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपने तोपखाने और भी सुसज्जित कराए। सुसज्जित क्या कराया? तोपखाना।
इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। कहाँ पे आमंत्रित करने के लिए कहा? दिल्ली पे। किसने? पंजाब का गवर्नर। कौन था? दौलत खान। दौलत खान ने उसे कहा कि आइए और आप आक्रमण करिए। आप मैप में जैसा कि देख सकते हैं वो कैसे कैसे आया था, समरकंद इस तरीके से होते 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 यहाँ दिल्ली की गद्दी तक पहुँचा था। ठीक है, ये आधुनिक भारत का पूरा नक्शा। अब 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से होता है। किसका किससे सामना होता है? पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है। बाबर के पास तोपें थी। क्या थी? जो भारत के शासकों के पास उस समय नहीं थी। भारत में उस समय तोपों का प्रचलन नहीं था और उसके पास तोप थी बाबर के पास। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। उसकी सेना बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की विजय हुई। जीता कौन? बाबर। कौन हारा? इब्राहिम लोदी मतलब सल्तनत दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध के दौरान युद्ध में मारा गया। युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते मारा गया, अर्थात वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। कौन से वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश की स्थापना हुई। अब देखिए बाबर और राजपूतों की कैसे लड़ाई हुई। बाबर चित्तौड़ के राजा संग्राम सिंह बाबर के से अपनी निजी सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। चित्तौड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह थे वो बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। संग्राम सिंह का उस समय तूती बोलती थी। ये राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। जो राणा सांगा के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं उनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा सांगा की और बाबर की खूब दुश्मनी थी। स्वयं बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था, राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। राणा सांगा बहुत ही वीर साहसी पुरुष थे। आपने कविता सुनी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की, राणा की पुतली फिरी नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। वो जो घोड़े वाली कविता है जिसका नाम चेतक था। चेतक की वीरता। रणवीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। वह राणा प्रताप का घोड़ा था, पड़ गया हवा का पाला था। दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। बहुत हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गजब, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भाई आप। बहुत शानदार बेटा। तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। उसके बाद 1527 में आप लोग को भी याद होना चाहिए खानवा का युद्ध हुआ। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, फिर मर गए। खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य में खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। कहाँ का? खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर जीत गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, इस युद्ध के परिणाम में जब बाबर जीता तो उससे के क्या परिणाम हुए? राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा पर का प्रभाव भी समाप्त हो गया। भाई राजपूतों के सबसे बड़े महाराणा प्रताप थे उस समय। कौन थे? राणा सांगा। और जब वो हार गए तो सबको धक्का सा लगा, सब की हार हुई मानो। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई, अब मजबूत हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में, जो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, मेदिनी राय को हराया। चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी में बाबर ने हराया। फिर बाबर का घाघरा युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। अफगान सरदारों और
बाबर के बीच, और उसमें भी बाबर ने जीत की और अफगानों को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को और शक्तिशाली और सुदृढ़ बना दिया। देखिए, अब तक हम लोगों ने 4 युद्धों के बारे में चर्चा की। पहला युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, वो हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है। बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। अब अगला युद्ध हुआ था दूसरा वाला, किसके किसके बीच में? खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध को जिहाद की संज्ञा दिया था 1526 के बाद अगले साल 1527 में मार्च महीने में हुआ था। अब उसमें क्या हुआ था? राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है। और बाबर इसमें जीत गया था। कौन जीता था? बाबर जीता, राणा सांगा को हरा दिया। अब ये 2 युद्ध हो गए। पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। अब देखिए, चाय पिया मतलब चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ था? ये 1528 में हुआ और इसमें बाबर और किसके बीच में हुआ था? चंदेरी के राजा मेदिनी राय के बीच में। तो इसमें कौन जीता था भाई? बाबर जीत गया, मेदिनी राय साहब हार गए। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा नदी में। ये पानी और जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। ये 1528 के बाद 1529 में हुआ। ये अफगान के बीच में हुआ था और बाबर के बीच में हुआ था। तो इसमें जीता कौन था? बाबर जीत गया, अफगान हार गए। कौन जीता कौन हारा? अफगान हार गए थे, बाबर जीत गया। तो पानी पिया, खाना खाया, फिर चाय पिया, घर गया। अब इसके बाद अगले साल 1530 में उसकी मृत्यु भी करवा देते हैं। अभी रुकिए, फिर 1530 में बाबर मर गया था। बाबर का चरित्र कैसा था? देखिए, बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। किसका सिपाही कहा जाता था? सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति भी रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। आप लोग देखिए, एक बात और यहाँ नोट कर लीजिए, फारसी जो थी वो मुगलों की राजभाषा थी। फारसी उस समय राज भाषा मुगलों की बनाई गई थी। मुगल काल जितना भी था उस पूरे पीरियड में फारसी भाषा उनकी राजभाषा थी। अभी हमारी राजभाषा का मतलब जिसमें राजकाज होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन तब हमारी मुगलों के समय में राजभाषा फारसी थी। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा, क्या लिखा? उसने अपनी आत्मकथा लिखी, वह तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? कौन सी भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? मुगलों के समय में मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी, और फारसी राजभाषा थी, लेकिन उसने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी थी। उसका नाम था तुजुके बाबरी। क्या नाम था? तुजुके। इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा से हुआ। फारसी में जब इसका अनुवाद हुआ तो उसका नाम दिया गया बाबरनामा। इसे अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया। देखिए, पहला प्रश्न, मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुके बाबरी। बाबर के आत्मकथा तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, उसका अनुवाद किस भाषा में हुआ? फारसी भाषा में हुआ। उसका तुजुके बाबरी का अनुवाद तुर्की भाषा से फारसी भाषा में किस नाम से हुआ था? बाबरनामा के नाम से हुआ था। बाबरनामा किसने लिखी?
किस व्यक्ति ने तुजुके बाबरी का तुर्की भाषा से फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया? कौन सा व्यक्ति था वो? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने उसका अनुवाद किया। अब बताइए बाबरनामा किसने लिखा? अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा, इसका मतलब। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। और जो 1526 का युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? अब खानवा का जो युद्ध था राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, इसको बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी थी? बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास बहुत बगीचे लगवाए। कहाँ कहाँ? आगरा और लाहौर में। लाहौर देखिए, बाबर के बगीचे, ये देखिए कितने बढ़िया दृश्य दिए हुए हैं बाबरनामा में। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? अब उसके बाद बाबर का लड़का बैठेगा गद्दी पे 1530 से 1540 तक, 10 साल तक। उसके बाद फिर इसको मार के भगा दिया गया था। फिर ये 1555 से 56 तक 1 साल के लिए ये वापस आ गया था, फिर शासक बन गया था। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 में मुगल सिंहासन पर बैठा। 1530 पर कौन गद्दी पे बैठा? हुमायूं। कौन गद्दी पे बैठा? हुमायूं। अब बताइए, सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं ने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब भी आप कभी भी कोई भी सिंहासन पर बैठेगा तो कठिनाई तो आएगी ही आएगी भाई। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिसमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शासक शेर शाह मुख्य था। पूरब में शेर शाह मुख्य था और पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। कोशिश जारी थी कि भारत से मुगल को हटा दो। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उनके साथ लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया था। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में गुजरात के जो शासक बहादुर शाह थे और दिल्ली में हुमायूं का शासन था उस समय, तो दोनों के बीच देखिए कैसे युद्ध होता है। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था। चित्तौड़ को अपने में मिला लिया उसने, गुजरात वाले ने, बहादुर शाह ने। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना अब बढ़ने लगी थी। भाई बीच में चित्तौड़ पड़ता था, अब चित्तौड़ को भी उसने मिला लिया तो उसकी सीमा आपस में अब सटने लगी है, तो अब कभी भी लड़ाई हो सके है। अंततः हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह पराजित हो गया, हुमायूं जीत गया। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली दीव में शरण ली। जो दमन दीव वाला दीव है उसमें शरण ली थी। कहाँ शरण ली थी? हाँ, आइलैंड है, टापू है। और हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। हुमायूं पूरा गुजरात पा गया। अब चित्तौड़ भी उसका, गुजरात भी उसका, दिल्ली भी उसका, अब उसका साम्राज्य बड़ा हो गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन जब वो वापस चला गया अपने राजधानी में, तो गुजरात पे उसने, बहादुर शाह ने फिर से अपना मतलब अधिकार जता लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। लोगों ने ही विद्रोह कर दिया कि आप दिल्ली बैठ के यहाँ कहाँ शासन करिएगा। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह कौन थे देखते हैं। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया था। हुमायूं ने शेर शाह, पश्चिम में उसका हो गया, अब जीत गया। उसने जो जीता था वो तो वापस उन लोगों ने ले लिया, लेकिन अब वो दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है हार जाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है ज़्यादा पिटाई पड़े। अब पूरब वाले लड़ने लगे। पूरब में कौन था? शेर शाह सूरी था। तो 1538 में वह भी शेर शाह सूरी भी चुनार में लड़ाई हुई और हार गया। तत्पश्चात शेर शाह ने गोंड, बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब वो और पूरब बंगाल की तरफ चला गया, वहाँ भी जीत गया। शेर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करने शेर शाह की ओर बढ़ा। गंगा को पार करके हुमायूं
शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में भीषण युद्ध हुआ। बहुत बढ़िया युद्ध हुआ था 1539 में। किसके किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह के बीच में। कहाँ हुआ था? चौसा नामक स्थान पे। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। ठीक है। चुनार का युद्ध कब हुआ था? 1538 ईस्वी में। चुनार के युद्ध में कौन जीता था? हुमायूं जीत गया था, शेरशाह हार गया था। लेकिन 1539 में फिर चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ाई हुई है। अब युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उसमें शेरशाह जीत गया। कौन जीता? शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। अब हार गया तो इसको देखो, अपनी जैसे तैसे जान बचा के वहां से भागना पड़ा। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ 1540 ईस्वी में कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। अब वहां हार के वहां से भाग आया। जीतने गया था, अब वहां से तो पिट गया। अब आके अपने घर आया राजधानी। अब यहाँ बैठा तो इसको लगा कि हमारा ये भी ना चला जाए कहीं, एक बार और इससे लड़ लेते हैं। तो कन्नौज उस समय मजबूत जगह थी, तो कन्नौज का युद्ध हुआ। 3 युद्ध हुए थे हुमायूं और शेरशाह के बीच में। पहला युद्ध जीता था हुमायूं, दूसरा शेरशाह जीता। पहला युद्ध हुआ था चुनार में 1538 में। ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ चौसा में 1539 में। फिर तीसरा युद्ध 1540 में कन्नौज नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है। इसमें शेरशाह से मुकाबला हुआ। इस युद्ध में हुमायूं फिर से पराजित हो गया। ठीक है। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। शेरशाह अब अपना नाम शेरशाह सूरी कर लिया और शेरशाह सूरी के नाम से वह भारत की गद्दी पर बैठा। जब कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, उसमें उसने हुमायूं को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और भगा दिया। उसके दिल्ली पर भी उसने कब्जा कर लिया। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं कहाँ गया? मरा तो नहीं, लेकिन वो सिंध के रास्ते फारस चला गया अपने वापस दद्दा जी के यहाँ। बाबर जहाँ से आया था वापस भगा दिया इसको। अब देखिए हुमायूं फिर वापस आता है। कब आता है? 1555 ईस्वी में। 15 साल तक ये यहाँ से भागा रहता है भगोड़ा। हुमायूं की 1555 में वापसी होती है। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए। 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी जिंदा रहा। उस बीच उसने बहुत सारा काम करवाया, वो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि जो हुमायूं था उस 15 साल में उसने खूब अपना प्रिपरेशन किया। उसने ईरान के शासक शाह तहमास्प की मदद से काबुल, कंधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में 1555 में अफगानों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने आखिर में उसने सबको हराते हुए सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। कहाँ हुआ था? कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555। किसके किसके बीच? हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। किसके बीच? अफगानों के बीच। अफगान और हुमायूं के बीच। तो इसमें जीता कौन था? हुमायूं जीता, अफगान हार गए थे। और जब अफगान हार गए तो भैया अब शासन नहीं करेंगे। अब कौन शासन करेगा? हुमायूं करेगा। अब देखिए हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा दीन पनाह नगर का निर्माण कराया। दिल्ली के अंदर 7 नगरों का निर्माण हुआ था। उसमें से एक दीन पनाह नगर का, जैसे तुगलक ने तुगलकाबाद बनवाया था ना, वैसे ही दीन पनाह नगर का निर्माण करवाया। किसने? हुमायूं ने। इसके अतिरिक्त उसने आगरा तथा फतेहाबाद, हिसार में क्रमशः 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। 1556 में जब वह शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी लड़खड़ाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। 1556 में। कब मृत्यु हुई इसकी? 1555 में ये सरहिंद का युद्ध जीत करके दिल्ली की गद्दी पे पुनः बैठा, वापस बैठा, फिर से बैठा। 1556 में शेरे मंडल का पुस्तकालय पर वो सीढ़ियों से उतर रहा था और लड़खड़ा कर उसका मृत्यु हो गया। ऐसे ही गिरने से एक और शासक की मृत्यु हुई थी जो पोलो खेलते हुए गिरे थे। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत शानदार, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी। किसने डाली थी मुगल वंश की नींव?
जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? अब देखिए तुजुके बाबरी क्या चीज़ है, अभी हम लोगों ने जिसका पढ़ा उसमें उसने लिखा क्या है, हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है। इसमें पहाड़, दरिया, जंगल, रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर, पौधे, लोग, भाषाएं, इसकी वर्षा, हवाएं, सबकी सब भिन्न हैं। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का ढेर है। देखिए कैसे वो लालची आदमी को लालच दिख रहा है। इसी के साथ हुमायूं का मकबरा की फ़ोटो आप लोग देख लीजिए कितना कैसा बना हुआ है। ये हुमायूं का मकबरा कहाँ बना है आपको पता है? दिल्ली में। कहाँ पे? हमारे घर के पास हुमायूं का मकबरा है। और वहीं पे बगल में अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने तुर्की से तुजुके बाबरी का बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था, अब्दुल रहीम खान खाना, उसका भी वहाँ पे ही मकबरा बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली में ही, घर के जस्ट बगल में। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।